हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से रिलेटेड आपको ये पूरा वीडियो एक मैराथन के रूप में समझ लीजिए मिलेगा, जिसमें आपको अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी लेटेस्ट वाला एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। भाषा विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट आप तक पहुँचाया जा रहा है। पूरा कंटेंट वीडियो है जो कि आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप इसे देखिए और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी, कोई सजेशन हो तो भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है, इस कंटेंट को बनाने में पूरा ये मान के चलिए 4-5 घंटे 6 घंटे का टाइम दिया गया है। तो बहुत ही चुन के कंटेंट लाया गया है आपके लिए, जो कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं और एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। तो सभी पहलुओं को इसमें देखा जाएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे आपकी समझ किसी प्रश्न पे कैसे विकसित की जा सकती है वो भी आपको यहाँ पर बताया। विश्व की भाषाएं कितनी हैं, तो विश्व की भाषाएं और उनके वर्गीकरण के विषय में देखेंगे। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो विश्व में भाषाएं हैं वो टोटल 2796 हैं। वहीं कुछ लोग इसे 3000 के आसपास मानते हैं। तो आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि लगभग 3000 भाषाएँ हैं। और जो विश्व की भाषाएं हैं इसके दो प्रकार बताए गए हैं, या इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आगे आप समझेंगे कि आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है और पारिवारिक वर्गीकरण क्या है, और जो अभी हम भाषा बोलते हैं, जो यूज करते हैं, वो किस के अंतर्गत आता है, ये भी आप यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आकृति मूलक वर्गीकरण जो है भाषा का, उसको हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो अन्य नाम से हम जाते हैं रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित। ये इतने नाम हैं आकृति मूलक वर्गीकरण के। इतने नामों से और भी जाना जाता है। तो रूपात्मक, रचनात्मक आप देखेंगे तो लगभग सबका अर्थ एक ही जैसा होगा। आकृति मूलक में रूपात्मक वही रूप का भी मतलब है, रचना का भी मतलब है, व्याकरण का भी वही है कि किसी फॉर्म में, किसी सुव्यवस्थित फॉर्म में लिखा जाना। वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित, ये सभी नाम हैं आकृति मूलक वर्गीकरण का। इसके बाद है इसका मतलब क्या है आकृति मूलक का, ये आप देखेंगे कि वाक्य रचना एवं रूप या पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ही आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। तो वाक्य रचना एवं रूप रचना, तो वाक्य रचना और रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ही आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। आगे है कि विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर सेलेगल ने किया था। इसका जो वर्गीकरण किया है आकृति मूलक के आधार पर प्रोफेसर सेलेगल ने किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आकृति मूलक जो भाषा है उसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से वो आगे शाखान्वित होकर आगे बढ़ी है। तो उसे आप देखेंगे कि जो आकृति मूलक भाषा है, जो आकृति मूलक वर्गीकरण है भाषा का, उसमें भाषा 2 भागों में विभक्त होती है। पहले अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। योगात्मक में आप देखेंगे कि आगे भी 3 प्रकार से ये विभाजित होती है, आश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। और इसमें देखेंगे आश्लिष्ट भी 4 प्रकार से डिवाइड होती है, जिसमें पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट भाषा में आप देखेंगे 2 प्रकार से हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। प्रश्लिष्ट में पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, इसका मतलब क्या है, पूर्व योगात्मक का मतलब क्या है, मध्य योगात्मक का मतलब क्या है, इसे आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे अयोगात्मक भाषा है क्या।
आयोगात्मक और योगात्मक में जैसे आपने देखा कि आकृति मूलक जो भाषाएं हैं वो दो भागों में विभाजित हैं, आयोगात्मक और योगात्मक। तो आयोगात्मक भाषा क्या है? एकाक्षर, निरवयव या स्थान प्रधान जो भाषा होती है वो आयोगात्मक भाषा होती है। उसमें आप देखेंगे इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक शब्द होता है, अयोगात्मक जो होता है। और इसके उदाहरण जो भाषा हैं वो है चीनी भाषा, तिब्बती, बर्मी, सुदामी। इसके बाद है योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा में क्या है? इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है, और अयोगात्मक में ये सब नहीं होता। इसके बाद है आश्लिष्ट। आपने देखा कि जो योगात्मक है वो 3 भागों में आगे विभाजित है, तो अब आप देखेंगे आश्लिष्ट। आश्लिष्ट में क्या है? यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, इसमें प्रत्यय उपस्थित होता है। पूर्व योगात्मक में क्या है? प्रत्यय जो है वो प्रकृति के पूर्व लगता है। मध्य योगात्मक में प्रकृति जो है प्रकृति के मध्य जो है वो प्रत्यय लगता है। और इसके बाद अंत योगात्मक में क्या है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। और पूर्वांत में क्या है? इसमें जो है प्रत्यय वो पूर्व व अंत दोनों जगह जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आश्लिष्ट में जो भाषा 4 प्रकार की विभाजित की गई है उसमें किस प्रकार से प्रत्यय को जोड़ा जाता है। इसके बाद है श्लिष्ट भाषा। श्लिष्ट भाषा के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों घनिष्ठता से मिले होते हैं। पहला है इसमें अंतर्मुखी। अंतर्मुखी में आप देखेंगे इसमें प्रकृति और प्रत्यय के बीच में घुल मिल जाते हैं। और संयोगात्मक में क्या है? अंतर्मुखी के अंतर्गत भी 2 है, 2 भाग में विभाजित है ये, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो इसमें संयोगात्मक में क्या है? इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे अरबी भाषा। वियोगात्मक में क्या है? इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू भाषा। ये श्लिष्ट में अंतर्मुखी आपने देखा कि इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। अब बहिर्मुखी में क्या है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। तो इसमें संयोगात्मक में क्या है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत भाषा। और जिसमें प्रत्यय जो है वो अलग से लगाया जाता है वो है हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट में 2 प्रकार के भाषाएं हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट जो भाषा है वो समास प्रधान होती है। अब तक जो आपने देखा वो प्रत्यय प्रधान देखा। आप प्रश्लिष्ट में क्या है? समास प्रधान। पूर्ण प्रश्लिष्ट में पूर्ण समास प्रधान भाषा होती है, और आंशिक प्रश्लिष्ट में समास प्रधान होती है, अंशतः समास प्रधान। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो हिंदी है, संस्कृत है, ये भाषाएं कहाँ आ रही? ये भाषाएं आ रही हैं संयोगात्मक में संस्कृत आ रही, और वियोगात्मक में आपका हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला आ रहा। और ये भाषाएं किसके अंतर्गत आ रहे हैं? श्लिष्ट के। इसके बाद आप देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण, यानी भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण। इसका भी कई नाम है, तो उसे आप देखेंगे परिवार जैसे है वैसे है वंश। वंश कहाँ से होता है? परिवार से। वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, ये सभी जो नाम हैं। ऐतिहासिक वर्गीकरण, ये सभी जो नाम हैं वो पारिवारिक वर्गीकरण का नाम है। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है, और आकृति मूलक में रचना तत्व का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व, अर्थ तत्व दोनों आपको बताया जाएगा, दोनों ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद है पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। महत्वपूर्ण आधार क्या क्या है? पहला है पद रचना, दूसरा है वाक्य रचना, तीसरा है ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। तो 6 तत्व जो है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्व रखते हैं। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। इसके बाद आपका जाता है
विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो विद्वान क्या क्या मानते हैं इसे आप देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए दोनों। विल्हेम वान हम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी, ये जो है क्या मानते हैं, जो भाषा के परिवारों की संख्या है उसे मानते हैं 13। वहीं फ्रिड्रिश जो म्यूलर हैं वो कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। आगे आप देखेंगे कि निर्विवाद रूप से जो है वो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 8 भाषा परिवारों को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विश्व की भाषा के परिवारों की संख्या है उसे हम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने 13 माना है और फ्रिड्रिश म्यूलर ने 100 माना है। वहीं निर्विवाद रूप से जो माना गया है वो 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को माना गया है। तो यानी 18 भाषा परिवार की मान्यता जो है वो निर्विवाद रूप से दी गई है, लेकिन इसे 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर मान लिया गया है। तो आप देखेंगे वो कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहला है आपका भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया की जो भाषा हैं उनको लिया गया है यूरेशिया के अंतर्गत। अफ्रीका भूखंड है, प्रशांत महासागरीय भूखंड है और अमेरिका भूखंड है। तब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं आ रही हैं। यूरेशिया के अंतर्गत 10 भाषा है, टोटल आपको पता है 18 भाषा है। तो 10 भाषा यूरेशिया के अंतर्गत है, जिसमें है भारोपीय यानी भारत यूरोपीय, जिसमें जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं हिंदी संस्कृत ये सभी भारोपीय के अंतर्गत आती हैं। तो भारोपीय हो गया। इसके बाद द्राविड़ परिवार, काकेसी परिवार, बुरुसस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अति उत्तरीय हाइपोसबोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी जो भाषाएं हैं 10 भाषा वो यूरेशिया के अंतर्गत भारोपीय, द्राविड़, काकेसिस, बुरुस्की, उराल अल्ताई, चीनी, जापानी, अति उत्तरी, बास्क, सामी हामी। तो इसे याद रखिए कुछ चीज़, जैसे सामी हामी हो गया, द्राविड़ हो गया, भारोपीय हो गया, ये सभी जापानी कोरियाई ये सभी यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत 3 भाषा आती है। तो कौन कौन सा, सुदानी, बंतू और होतेंतोत बुस्मैनी। सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेंतोत बुस्मैनी परिवार। इसके बाद है प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत 4 भाषा आती है, 4 भाषा परिवार आते हैं। तो कौन कौन सा, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार। तो प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत आपने देखा, इसे आप याद कर सकते हैं यस बी यच, और इसे आप यम पी ए और डी ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाकर आप याद कर सकते हैं। अमेरिका भूखंड में सिर्फ एक भाषा परिवार है, सिर्फ अमेरिकी परिवार। भारोपीय परिवार के विषय में हम जानेंगे और सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना ही जानना इम्पोर्टेंट है कि किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा भाषा परिवार आ रहा है। तो भारोपीय परिवार जो आपका है वो यूरेशिया के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखेंगे कि भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, इसका क्या क्या नाम और है, इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी ये जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, इसे भी आप याद रखिए कि भारोपीय परिवार यूरेशिया परिवार के अंतर्गत आता है, यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसमें 10 भाषा परिवार को लिया गया है और भारोपीय परिवार में भी 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केतुक 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आप देखेंगे भारोपीय परिवार के अंतर्गत भी 10 शाखाएं हैं और इसे ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, केतुक और सतम। तो सबसे पहले हम देखेंगे केतुक, सतम देख लेते हैं। सतम में 4 भाषाएं हैं, भारत ईरानी यानी आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। तो ये 4 है, भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। इसके बाद आप केतुक वर्ग के भाषा को देखेंगे, जिसमें 6 हैं। सबसे पहला है जर्मानिक या ट्यूटोनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी,
हिटाइट, इटालिक, हिटाइट, इटालिक। तो ये 6 जो भाषा हैं वो किस में आते हैं? केतुक में। तो इस प्रकार से भारोपीय के अंतर्गत 10 भाषाएं हैं जो कि ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित हैं, सतम और केतुक। सतम में कौन कौन सी आई? सतम में 4 हैं, जिसमें से भारत ईरानी यानी आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, और इसके बाद केतुक में आई जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। इसके बाद है डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी यानी आर्य को 3 उपवर्गों में विभाजित किया है। उसका नाम है ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जो है वो भारत ईरानी यानी आर्य भाषा को 3 उपवर्गों में बांटा है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है उसके बारे में दिया गया है कि उसका नाम है अवेस्ता। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। ये 7वीं सदी या ईसा पूर्व में मिला था। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम जो ग्रंथ है अवेस्ता। जो भी इम्पोर्टेंट है आपके भाषा विज्ञान में, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, वो सभी आपको, कुछ भी आपका बचेगा नहीं यहाँ से। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आगे भी बने रहिए। अब आप देखेंगे कि भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उसके विषय में। तो भारतीय आर्य भाषा समूह जो है उसको कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में जो बांटा गया है उसे आप देखेंगे। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया है, और सबका आपको समय पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है वैदिक संस्कृत, इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक है। इसके अंतर्गत 2 भागों में इसको बांटा गया है, वैदिक संस्कृति और संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृति। तो वैदिक भाषाएं क्या हैं? वैदिक भाषा समझ लीजिए 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत या लौकिक जो संस्कृति है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आ जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 भाषाएं आती हैं, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। तो पहला है पाली, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा ये सेक्शन पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से देखिए कि पाली जो भाषा है प्रथम, इस प्राकृत की प्रथम अवस्था है पाली, उसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरा है प्राकृत भाषा जो है वो है, उसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का जो समय माना जाता है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही, सिर्फ इसमें परिमार्जन ही हुआ है। अब इसमें देखेंगे आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की क्या विशेषता रही है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, इसके विषय में आप देखेंगे। तो वैदिक भाषा के अंतर्गत है वैदिक संस्कृति को वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक भाषा के अन्य नाम आप समझ गए क्या क्या है। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से साहित्य जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको वैसे तो सभी को पता होगा कि संहिता,
और इसके बाद आपके जो वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे संहिता, और संहिता में क्या देखेंगे, ऋग संहिता और यजु संहिता और साम संहिता। जो आपके वेद हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व संहिता, तो ये आपके 4 हो गए। इसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे जो प्राचीन है वो ऋग संहिता है, और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण में कर्म कांड की व्याख्या दी गई है। कर्म कांड की व्याख्या दी गई है ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में। आपके जैसे मन में उत्साह हो कि क्या चीज़ है ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड की व्याख्या दी गई है, यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद है हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का है तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तरीय ब्राह्मण। तो इसे आप याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का तांडव है या तांडव उसका अन्य नाम पंचविश ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण है। इसके बाद आ जाता है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग होता है वो उपनिषद होता है। इनकी टोटल संख्या जो है 108 है, लेकिन जो 12 उपनिषद हैं वो प्रमुख उपनिषद हैं। इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है या नहीं है। तो इसे आप एक बार 12 जो मुख्य उपनिषद हैं उनको देख लीजिए। तो पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है बृहदारण्यक, छठा है ऐतरेय, सातवां है छांदोग्य और आठवां है तैत्तरीय, नौवां है मुंडक और 10वां है मांडूक्य, 11वां है कौशितकी, 12वां है श्वेताश्वेतर। तो इस प्रकार से आपके प्रमुख उपनिषद हैं। इसके बाद है उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन, जो भी उस समय के ऋषि मुनि थे उनका जो दर्शन था, जो चिंतन था, वो इसमें निहित है। इसके बाद है इसके विषय में दिया गया है कि इसके बाद इस भाषा में, यानी जो वैदिक भाषा है उसमें वेद, वेदांग, आर्डक लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक का उल्लेख है। डॉक्टर हरदेव बाहरी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि जो हरदेव बाहरी हैं वो वैदिक स्वरों की संख्या 14 ही मानते हैं, लेकिन इसमें जो मान्यता है वो 52 ध्वनियों की है, 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं। इसके बाद है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसके पहले इसका समय बताया जा चुका है। तो इसका समय जो है वो क्या है, और इसमें आपको पता है कि पाल, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं की समझ लीजिए कि सबसे पहले पाली भाषा आती है, इसके बाद उसकी दूसरी अवस्था प्राकृत आती है, तीसरी अवस्था अपभ्रंश आती है, जिसका समय लास्ट 1000 ईस्वी तक रहता है। और जो पाली है उसका समय जो होता है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रहता है, यहाँ तक रहता है। तो पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय है कि पाली शब्द कहाँ से आया है, किस प्रकार से पाली शब्द बना है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसे यहाँ पर रखा गया है। तो पाली के विषय में आप देखिए, 1-2 लोगों का देखते हैं जिसका इम्पोर्टेंट है, जैसे विधुशेखर भट्टाचार्य का। ये पाली शब्द की उत्पत्ति मानते हैं पंक्ति से, पंक्ति शब्द से। इसके बाद वो पंक्ति होता है, पत्ति होता है, पठ्य होता है, पल्ली होता है, इसके बाद पाली होता है। तो विधुशेखर भट्टाचार्य जो है वो पंक्ति शब्द से मानते हैं। मैक्स वालेसर जो है वो पाटिल से मानते हैं, पाटिल, पाडिल, पाल, पाली। तो पाटिल, पाडिल, पाल, पाली, मैक्स वालेसर। भिक्षु जगदीश काश्यप जो हैं वो परियाय, पलियाय, पालियाय और पाली से मानते हैं। अच्छा, प्राकृत से कौन पाली की उत्पत्ति मानता है, वो भंडारकर व वाकर नागल हैं।
भिक्षु सिद्धार्थ जो है वो पाठ से मानते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट जो है वो है उदय नारायण तिवारी का, ये मानते हैं पाड़ी ली। इन तीनों से मिलकर पाली की उत्पत्ति मानते हैं, तो इनका विशेष है, इसे आप याद रखिए। इसके बाद भट्टाचार्य का पंक्ति से ये मानते हैं, वालेश्वर जो है पाटिल से, जगदीश कश्यप पर्याय से और भंडारकर व वाकर नागल प्राकृत से। ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे पाली से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ग्रंथों के नाम में आप देखेंगे अट्ठ कथा साहित्य, ये है आचार्य बुद्ध घोष का और 5वीं सदी में लिखा गया था। अट्ठ कथा साहित्य आचार्य बुद्ध घोष का है, 5वीं सदी का। विशुद्ध मग्ग, ये ग्रंथ है आचार्य बुद्ध घोष का, ये भी 5वीं सदी का ग्रंथ है। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कच्चायन का व्याकरण और मुगलान का व्याकरण। कच्चायन का व्याकरण है, इसे नाम से ही पता चल गया आपको कि महाकच्चायन ने लिखा है, 7वीं सदी का है, इसमें 675 सूत्र हैं। मुगलान व्याकरण है, मुगलान के द्वारा लिखा गया है, 12वीं सदी का है, 1817 सूत्र है। इसके बाद सदय नीति व्याकरण है जो कि अंगवंश के द्वारा लिखा गया है, 1154 ईस्वी में, इसमें 27 अध्याय और 1341 सूत्र हैं। तो अट्ठ कथा साहित्य, विशुद्ध मग्ग, ये दोनों आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा लिखे गए हैं, 5वीं सदी के ग्रंथ हैं। कच्चायन का व्याकरण 7वीं सदी में आया था और मुगलान व्याकरण मुगलान के द्वारा 12वीं सदी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। इसके बाद है विशुद्ध मग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा। इसे सुसंधि कप और कच्चान गंध भी कहा जाता है। यह पाली का श्रेष्ठ व्याकरण है। तो कौन सा पाली का मतलब सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है, मुगलान। मुगलान जो है वो पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। और कच्चान का जो व्याकरण है उसे कच्चान गंध भी कहा जाता है, या सुसंधि कप भी, इसे भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो मुगलान व्याकरण, कच्चायन व्याकरण, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। विशुद्ध मग्ग के बारे में आपको पता है कि बौद्ध सिद्धांतों का कोश इसे कहा जाता है, ये 5वीं सदी में बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है पाली की विशेषता। पाली की क्या विशेषता है, तो कच्चायन मानते हैं कि पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 8 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। तो कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, 8 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। वहीं पर मुगलान मानते हैं कि पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है। ये 41 मानते हैं और कच्चायन 43 मानते हैं, मुगलान 43 मानते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो मुगलान क्या मानते हैं, 10 स्वर मानते हैं। जैसे कच्चायन 8 स्वर मानते हैं, उसी प्रकार से मुगलान 10 स्वर मानते हैं और 33 व्यंजन। तो यहाँ पर कच्चायन 41 ध्वनि मानते हैं पाली में, मुगलान 43, जिसमें व्यंजनों की संख्या दोनों लोग सेम मानते हैं 33, और उसे कच्चायन जो है 8 स्वर मानते हैं, लेकिन मुगलान जो है 43 स्वर। इसके बाद आप देखेंगे इसके जो वर्ड होते थे वो किस प्रकार से प्रयुक्त होते थे, वो आप देखेंगे कि स्वर वर्णों में ह्रस्व स्वर आता था और दीर्घ स्वर, जिसमें ह्रस्व में छोटा आ, ई, उ, ए, ओ। तो आप देख रहे हैं अ, ये चांद बिंदी भी नहीं है। चांद बिंदी में ऊपर अंक बिंदी होता है, लेकिन ये चांद बिंदी में नहीं। ये प्रोनाउंसिएशन में आपके बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ए आ, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ। इसके बाद व्यंजन वर्ड है। व्यंजन में आप देखेंगे क्या परिवर्तन है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना। आगे है पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा। इसके बाद है हा और अंक, आ। आगे है संस्कृत के री और लिरी पाली में समाप्त हो गए थे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि संस्कृत के री और लिरी पाली में समाप्त हो गए थे। और देखिए जो 3 सा हैं, बड़ा सा, खटे सा, छोटा सा, इसे आप कह सकते हैं शा, मूर्धन्य सा और सा। इसका हो गया था
इसका इन दोनों का सा हो गया था। जैसे शिष्य का शिष्यो, शिष्यो। इसके बाद है संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। यानी आपने देखा कि जो प्राचीन भारतीय भाषाएं थी उसमें संस्कृत था, और जब पाली भाषा आई तो उसमें काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हुई। इसके बाद प्राकृत की जो दूसरी अवस्था है वो प्राकृत है। तो प्राकृत के भेद को लेकर विद्वानों में क्या राय रही है, इसे आप देखेंगे। भरत मुनि, इनका जो ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र। इन्होंने मुख्य प्राकृत और गौड़ विभाषा दो में बांटा है प्राकृत को। मुख्य प्राकृत के अंतर्गत जो आते हैं वो है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी या सौरसेनी, अर्धमागधी, बाहलिक, दक्षिणात्य या महाराष्ट्री। तो प्राकृत के भेद के अंतर्गत इन्होंने रखा है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी, अर्धमागधी, बाहलिक, दक्षिणात्य। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने गौड़ विभाषा के अंतर्गत माना है साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरजा, वनेचरी। गौड़ विभाषा साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरजा, वनेचरी। वर रुचि, ये तो भरत मुनि के अनुसार हो गया। भरत मुनि ने प्राकृत के दो उपवर्ग किए, मुख्य प्राकृत और गौड़। तो मुख्य में इन्होंने मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी, अर्धमागधी, बाहलिक, दाक्षिणात्य को माना। गौड़ विभाषा में साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरजा, वनेचरी। इसके बाद वररुचि ने जो विभाजन किया, उन्होंने अपने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, 4 विभागों में, इसे 4 उपवर्गों में बांटा प्राकृत को। सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची प्राकृत। इसके बाद आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण है। इन्होंने 3 भागों में बांटा। आरसी जो कि अर्धमागधी है, चूलिका, पैसाची, अपभ्रंश। इसके बारे में आप देखेंगे कि जो चूलिका पैसाची है, चूलिका पैसाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। इम्पॉर्टेंट है कि चूलिका पैसाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है, और चूलिका पैसाची हेमचंद्र के द्वारा प्राकृत का एक भेद माना गया है, उपवर्ग माना गया। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इसके बाद है विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद, क्योंकि जो प्राकृत की तीसरी अवस्था है, मध्यकाल के दौरान जो भाषाएं चली उसमें जो तीसरी अवस्था है वो अपभ्रंश है। इसका जो समय है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, क्योंकि अभी अभी इसको बताया गया है। तो इसमें जो विद्वान हैं वो सबसे पहले हैं नमिसाधु। नमिसाधु ने 3 अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, उपनागर, आभीर, ग्राम में। इसके बाद मार्कंडेय हैं, इन्होंने प्राकृत सर्वस्व पुस्तक में नागर, उपनागर और ब्राचड़ माना है। नागर, उपनागर, ब्राचड़। याकोबी मानते हैं सनत कुमार चरियू की भूमिका में कि पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। इसके बाद है तगारे। ये हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी मानते हैं, और याकोबी उत्तरी भी मानते हैं, लेकिन तगारे उत्तरी नहीं मानते। नामवर सिंह मानते हैं पूर्वी और पश्चिमी। तो यहाँ से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मार्कंडेय का याद रखिए, याकोबी का। मार्कंडेय का है नागर, उपनागर, ब्राचड़, और याकोबी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी इन्होंने माना, और नामवर सिंह पूर्वी, पश्चिमी सिर्फ मानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 ही भेद बताए। आगे है नमिसाधु की उपनागर अपभ्रंश परिनिष्ठित भाषा थी। नमिसाधु की जो परिनिष्ठित भाषा थी वो उपनागर अपभ्रंश थी। आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नागर या सौराष्ट्री जो भाषा है वो गुजरात की बोली को कहा जाता था, उपनागर राजस्थान की बोली को, और ब्राचड़ सिंध की बोली को। तो इम्पोर्टेंट है नागर या सौराष्ट्री गुजरात, उपनागर राजस्थान, ब्राचड़ सिंध। इसके बाद है मार्कंडेय ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा।
मार्कंडेय ने प्राचीन को सिंधु देशोद्भव कहा। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैशाची पर दर्द का प्रभाव दिखाई देता है। और दर्द किसके अंतर्गत आता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद है वर रुचि पैशाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। वर रुचि जो है वो पैशाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। मार्कंडेय पैशाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, कैकेय, पांचाल, सौरसेनी। कैकेय, पांचाल, सौरसेनी। इसके बाद आप देखेंगे अपभ्रंश की कुछ अन्य रचनाएं, जिसमें से हैं पौंचर्यु, जो कि 8वीं शती की रचना है, स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है। इसमें 90 संधियां हैं, 5 कांड हैं, राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है और यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। तो इम्पॉर्टेंट है पौंचर्यु, जो कि 8वीं शती में स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। महापुराण, इसका समय है 10वीं शताब्दी। ये पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है। इसमें 102 संधियां हैं, 63 महापुरुषों का इसमें जीवन चरित्र वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आगे है पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो 63 महापुरुष गुड़ा अलंकार है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। पहला प्रबंध काव्य है भविष्यत कहा अपभ्रंश का। इसके बाद है अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पेसल को माना जाता है। रिचर्ड पेसल, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पेसल को माना जाता है। अब इसमें है विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द। अपभ्रंश के लिए विद्वान कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आचार्य दंडी आभीरों की भाषा अपभ्रंश को कहते हैं या आभीर कहते हैं। आचार्य दंडी आभीरों की भाषा कहते हैं या फिर आभीर कहते हैं। भरत मुनि आभीरोक्ति कहते हैं। वाग्भट और हेमचंद्र ग्राम भाषा कहते हैं। तो ग्राम भाषा कौन कहा है, वाग्भट और हेमचंद्र। इसके बाद है कि कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। इसके बाद है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं अपभ्रंश का जो सबसे प्राचीन उदाहरण है। रुद्रट ने काव्यालंकार में 6 भाषाओं का जो उल्लेख किया उसमें से एक अपभ्रंश का भी उल्लेख है। ये सब कौन है, जैसे भरत मुनि, रुद्रट, ये काव्यशास्त्री हैं, भारतीय काव्यशास्त्री। आगे है दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत्थ कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दामोदर पंडित ने क्या कहा है, उन्होंने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत्थ कहा। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत्थ कहा। अपभ्रंश की मान्यता विद्वानों के अनुसार किस प्रकार मानी गई, ये भी आप देखेंगे कि अपभ्रंश की मान्यता क्या रही है। इंपॉर्टेंट है ग्रियर्सन, पीसेल, भंडारकर, चटर्जी, उल्नर, इनके द्वारा अपभ्रंश को देश भाषा माना गया है। ग्रियर्सन, पीसेल, भंडारकर और चटर्जी, उल्नर। और पीसेल कौन है, अभी अभी जस्ट बताया गया है। पीसेल की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पीसेल के अपभ्रंश के योगदान किस प्रकार से रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद है कीथ, याकोबी, ज्यूल ब्लॉक, अल्सड्राफ, इन विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। देश भाषा किसने माना है, ग्रियर्सन, पीसेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर। इसके बाद है महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। अपभ्रंश के कुछ छंद महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम में मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर आप देखेंगे कि जो प्राकृत की प्रथम अवस्था थी वो पाली थी। प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत ही है और प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश है। इस प्रकार से इसका विकास हुआ है, ये भी आप याद रखिए। अब आ गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं भाषा का जो विकास था मध्यकाल में वो अपभ्रंश तक पहुंचा था। तो यहाँ से जो आधुनिक आर्य भाषाएं आई वो अपभ्रंश से आई। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया। सबसे पहले याद रखना आपको 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया है।
हार्नले का जो वर्गीकरण है उसे हम देखेंगे। इन्होंने जो वर्ग माना है वो 4 वर्गों में इसे डिवाइड किया है, जिसमें पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। इस प्रकार से इन्होंने माना है भारत को और उसके हिसाब से इन्होंने भाषा को माना है। पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया 4 भाषाओं को लिया है। पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। इसके बाद पश्चिमी में इन्होंने माना है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। यानी जो भारत है, आपका भारत जो देश है, उसको इन्होंने 4 भागों में बांट लिया है और चारों भागों में जो जिस मीन्स जो प्रदेश जिस हिस्से में पड़ रहा उत्तर दक्षिण, उसी हिसाब से उन्होंने उसको पश्चिमी गौड़ियन। उत्तरी गौड़ियन में इन्होंने माना गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। इसके बाद दक्षिणी में मराठी, क्योंकि दक्षिण में आप देखेंगे आपके मराठी ज़्यादातर प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से हार्नले जो कि पहले आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण इन्होंने किया है, तो इनके अनुसार इस प्रकार से भाषाएं रही। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा। इसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है व्याकरण की, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने किस प्रकार से भाषा को डिवाइड किया है, भारतीय भाषाओं को, उसको देखेंगे। तो इन्होंने बताया है बाहरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा माना है जिसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा, सिंधी माना है, दक्षिणी समुदाय में मराठी और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया। उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया बाहरी उपशाखा के अंतर्गत लहंदा, सिंधी उत्तरी पश्चिमी समुदाय में, दक्षिणी समुदाय में मराठी और पूर्वी में उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया। इसके बाद मध्य में क्या माना है, मध्य शाखा उपशाखा में मध्यवर्तीय समुदाय में पूर्वी हिंदी और भीतरी उपशाखा के अंतर्गत है केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती। ये सब केंद्रीय समुदाय में है। इसके बाद एक आता है पहाड़ी। पहाड़ी में पूर्वी पहाड़ी जो कि नेपाली है और मध्य पहाड़ी। तो इन्होंने 3 भागों में बांटा ग्रियर्सन ने, बाहरी उपशाखा और इसके बाद पूर्वी समुदाय और भीतरी समुदाय। आगे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है। तो आप यहाँ से देखेंगे ग्रियर्सन का जो भाषा वर्गीकरण है उसकी आलोचना किसने किया है, तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। और इन्होंने अपना वर्गीकरण जो दिया है उसके विषय में आप देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से दिया है। तो उन्होंने 5 भागों में प्रश्न डिवाइड किया। सबसे पहला उद्दीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य। उद्दीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य। उद्दीच्य में सिंधी, लहदा, पंजाबी। प्रतीच्य में राजस्थानी और गुजराती। मध्यदेशीय में पश्चिमी हिंदी और मध्यदेशीय में उन्होंने क्या माना है, पूर्वी हिंदी। प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। इसके बाद दक्षिणात्य में मराठी। तो इस प्रकार से सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण को नहीं माना, उनकी आलोचना की और उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसमें 5 भागों में डिवाइड किया, उद्दीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य। इसके बाद है कि डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। आगे है कि भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। भीली तथा खानदेशी को स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। उद्दीच्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जो सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है उसमें ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने क्या बदलाव किया है देखते हैं। उन्होंने क्या माना है, उद्दीच्य उन्होंने भी इसे 5 ही प्रकार में डिवाइड किया, 5 ही उपवर्ग में। उद्दीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य। उद्दीच्य में सिंधी, लहदा, पंजाबी उन्होंने भी माना, इन्होंने भी। प्रतीच्य में ये गुजराती मानते हैं और सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी भी इसके साथ मानते हैं। और मध्यदेशीय में
उन्होंने सिर्फ पश्चिमी हिंदी माना है, इन्होंने राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी सब माना। प्राच्य में उड़िया, असमिया, बांग्ला और दक्षिणात्य में मराठी सुनीति कुमार चटर्जी जी ने माना है और धीरेन्द्र वर्मा ने भी माना है। तो इस प्रकार से ये भाषा का वर्गीकरण है जो कि आप आधुनिक भाषा का वर्गीकरण देख रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे हरदेव बाहरी का वर्गीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। इन्होंने क्या माना, हिंदी वर्ग, हिंदीतर और अहिंदी वर्ग, 3 भागों में बांटा है। हिंदी वर्ग, हिंदीतर, अहिंदी वर्ग। हिंदी वर्ग के अंतर्गत मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी माना जाता है। इसके बाद है हिंदीतर के अंतर्गत उत्तरी नेपाली। अहिंदी वर्ग के अंतर्गत 3 भागों में पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी। पश्चिमी के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी, गुजराती और दक्षिणी के अंतर्गत सिंहली, मराठी और पूर्वी के अंतर्गत अहिंदी वर्ग के उड़िया, बंगला, असमिया। तो ये हो गया हरदेव बाहरी के अनुसार। इसके बाद आप एक और देख लीजिए भोलानाथ तिवारी के अनुसार। भोलानाथ तिवारी के अनुसार आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भोलानाथ तिवारी मानते हैं 2 भागों में बांटते हैं अपभ्रंश और आधुनिक निर्मित भाषाएं। अपभ्रंश में ये मानते हैं ब्राचड़, पैसाची, केकय, टक, ये पश्चिमोत्तरी मानते हैं और आधुनिक में इनसे निर्मित जो भाषा है वो सिंधी, लहदा, पंजाबी। इसके बाद अपभ्रंश की जो सौरसेनी या मध्यवर्ती भाषा है उससे ये मानते हैं राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। और अर्धमागधी जो कि मध्य पूर्वीय भाषा है उससे जो उत्पन्न भाषा है, निर्मित भाषा है, पूर्वी हिंदी को मानते हैं। मागधी पूर्वीय जो कि है उससे बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया मानते हैं। इसके बाद महाराष्ट्री जो या दक्षिणी अपभ्रंश है उससे मराठी की उत्पत्ति मानते हैं, जो आगे चलकर इसी का संशोधन होके आपको दिखेगा कि भाषाएं इसी के संशोधन पर आगे बनी हैं। इसके बाद आप हिंदी भाषा की बोलियां देखेंगे। तो हिंदी भाषा की जो बोली है वो किस प्रकार से अपभ्रंश से उपभाषा का आकार लेती है, आगे बोली में परिवर्तित होती है, उसे आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे सौरसेनी। सौरसेनी के अंतर्गत आप देखेंगे 3 प्रकार की जो हिंदी है वो मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो भी 2 प्रकार की है, आकार बहुला, ओकार बहुला, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आकार बहुल और ओकार बहुल। आकार बहुल में जो बोली आती है वो है कौरवी, हरियाणी या बांगरू। इसका एक नाम, हरियाणी का एक नाम और है बांगरू। इसके बाद है दक्षिणी। ओकार बहुला में है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुल, ओकार बहुल। आकार बहुल में कौरवी, हरियाणी, दक्षिणी। ओकार बहुल में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसके बाद है राजस्थानी के अंतर्गत टा वर्ग की बहुलता पाई जाती है, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। राजस्थानी हिंदी में टा वर्ग की बहुला है, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली। इसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी जो है अपभ्रंश उससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, जिसमें आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं, 3 बोलियां आती हैं। और मागधी से जो उत्पन्न हुई है वो बिहारी हिंदी है। इससे भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो आपने देखा मागधी से भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां ताजुबेकी और निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की कुछ और प्रमुख बोलियां हैं, उनके नाम और उनकी उपबोलियां आप देखिए। तो उनके नाम क्या हैं? हरियाणा की जो हरियाणवी है उसका नाम है बांगरू और देशवाली, और इसकी उपबोलियां हैं जाटू और चमरवा। तो इसे आप याद रखिए कि जो हरियाणा बोली है उसका जो अन्य नाम है वो है बांगरू और देशवाली, और उसकी जो उपबोलियां हैं वो हैं जाटू, चमरवा। ये भी प्रश्न पूछा गया, बांगरू किसे कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा जो बोली है
उसका अन्य नाम अंतर्वेदी है। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही सम्मिलित किया गया है, अनावश्यक किसी भी चीज़ को नहीं इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसे ही इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो उपबोलियाँ हैं वो है भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। और बुंदेली जो बोली है उसके अंतर्गत बुंदेलखंडी, यानी उसका अन्य नाम बुंदेलखंडी है। इसके अंतर्गत जो उपबोलियाँ हैं पावरी, बनाफरी, बनाफरी पूछा गया है, लोधांती, निभट्टा। अवधी का अन्य नाम कौसली, बैसवाड़ी है, कौसली, बैसवाली, बैसवाड़ी। इसकी जो उपबोली है जोलहा, गहोरा, जूड़र। कौरवी जो बोली है उसकी उपबोली है खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी बोली की उपबोली है खलटाही, लरिया। और बघेली बोली की जो उपबोली है, जो अन्य नाम है, रिवाई है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाही, लरिया है। कौरवी का नाम खड़ी बोली है और बघेली का नाम रिवाई है। और इसकी जो उपबोली है निबट्टा है बघेली का। डिंगल जो है वो भाट भाषा है, पिंगल जो है वो नाग भाषा, यानी नाम है डिंगल का भाट भाषा और पिंगल का अन्य नाम नाग भाषा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखकर याद कर लीजिए। इसके बाद है हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उसका नामकरण किसने किया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौरवी का नाम जो है वो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कौरवी नाम जो नामकरण करता है वो राहुल सांकृत्यायन है कौरवी बोली का। इसके बाद है ब्रजबुली। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसका नाम रखा है। राजस्थानी भाषा का नाम ग्रियर्सन ने रखा है, राजस्थानी। डिंगल बांकीदास और बिहारी ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने राजस्थानी और बिहारी इन दोनों भाषाओं का नाम ग्रियर्सन ने रखा है। डिंगल रखा है बांकीदास ने। इसके बाद भोजपुरी रेमंड ने रखा है। मैथिली कोल ब्रुक ने। अब आ जाता है हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र। जैसे कि आपने देखा कि सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं या कौन कौन सी बोलियां बनी हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ओकार बहुला के अंतर्गत आने वाली बोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। जैसे ओकार बहुला आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत आने वाली जो बोली है वो है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है वो भारत के उस क्षेत्र का नाम दिया गया है, जिसमें है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा। इसके बाद है मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। ओकार बहुला के अंतर्गत एक बोली और है बुंदेली। बुंदेली में पहली जो बोली का क्षेत्र है बुंदेली वो कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बोली जाती है, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। तो बुंदेली बोली का आप क्षेत्र देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। और मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी बोली जो है ओकार बहुला के अंतर्गत इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। कन्नौजी जो बोली है इटावा वाले क्षेत्र में, हरदोई इसी के आसपास है, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर में कन्नौजी बोली जाती है। इसके बाद है मारवाड़ी। मारवाड़ी आप देखेंगे जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, ये सब राजस्थान के क्षेत्र हैं। कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड का एरिया है। गढ़वाली, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। इसके बाद मालवी बोली आ जाती है जो कि उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास यहाँ पर बोली जाती है। और आकार जो बहुला है वो कौरवी बोली, उसके अंतर्गत कौन कौन सा एरिया है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। यानी जो दिल्ली से सटे आसपास के एरिया हैं वहाँ पर कौरवी बोली बोली जाती है। कौरवी का अभी आपने नाम अन्य क्या देखा, खड़ी बोली। इसके बाद है दक्षिणी। आकार बहुला में दक्षिणी में आप देखेंगे दक्षिण भारत के अंतर्गत बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। इसके बाद आ जाता है उदासीन आकार बहुला। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत अवधी और बघेली है। अवधी आप देख रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़।
और बघेली जो बोली है वो बोली जाती है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर। इसके बाद है इकार बहुला। इकार बहुला भोजपुरी, इसमें जो बोली है वो भोजपुरी बोली आती है और इसका जो स्थान है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। कुछ क्षेत्र इसमें जो है वो बिहार के हैं और कुछ क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। इकार बहुला के अंतर्गत भोजपुरी आती है, भोजपुरी बोली। इसके बाद है हिंदी की जो 4 महत्वपूर्ण बोलियां हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो आप देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले आप ब्रज भाषा जो मुख्यतः बोली जाती है अवधी, कौरवी और भोजपुरी, ये आपकी 4 मुख्य बोलियां हैं। तो इनकी जो विशेषता है उसे आप देखेंगे कि क्या विशेषता है। तो ब्रज भाषा जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से बनी हुई है और इसके ये जो है पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ओकार बहुला स्वर इसमें अति ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ। ड़ा को इसमें ना बोला जाता है, ड़ा ना, ब्रज भाषा में ड़ा को ना बोला जाता है और ङा को रा बोला जाता है, ङा को रा, ड़ा को ना और शा और मूर्धन्य सा का सा। या वा यथावत रहते हैं, या वा का इसमें परिवर्तन नहीं है। और ए और औ मूल स्वर जो हैं वो ए और औ हैं। आ विपरीत ध्वनि है। तो इसमें ये ब्रज भाषा की ये विशेषता है। अब देखेंगे अवधी की क्या विशेषता है। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है और ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आकार बहुला जो है इसका प्रकार है और इसमें स्वर जो हैं वो अति ह्रस्व और ह्रस्व हैं, 2 प्रकार के स्वर हैं। व्यंजनांत बोली है। ड़ा के बदले यहाँ पर ना बोला जाता है, जैसे ब्रज भाषा में ड़ा का ना बोला जाता है तो इसमें भी ड़ा के बदले ना बोला जाता है। और सा यानी जो शा, सा मूर्धन्य सा है उसके बदले सा बोला जाता है। ला के बदले रा और या वा के बदले जा ओ, ए औ के बदले आई औ। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ए औ के बदले आई औ। और जो ए औ ब्रज भाषा में है वो मूल स्वर है। आ इसमें समृद्ध ध्वनि है और ब्रज भाषा में आ विपरीत ध्वनि है। इसके बाद हम देखेंगे कौरवी। कौरवी जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, आकार बहुला है और स्वर इसमें ह्रस्व और दीर्घ है और इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं। इसमें आ जो है वो अर्थ विपरीत ध्वनि है। इसके बाद आ जाती है भोजपुरी। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से बनी हुई है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें इकार बहुला है, इसमें स्वर जो है वो अति ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजनांत बोली है, शब्द के मध्य रा का लोप है, ला डा ये इसका जो परिवर्तन है वो रा के रूप में है। शा सा बा का परिवर्तन हा के रूप में है। ड़ा इसमें ध्वनि नहीं है और ङा जो है वो स्वतंत्र ध्वनि है और छोटा जो है वो अर्ध विपरीत ध्वनि है। तो इस प्रकार से इसकी जो 4 प्रमुख बोलियां हैं भारत की उनके विषय में ये विशेषता है। इसके बाद आप लिपि के विषय में देखेंगे। लिपि के विषय में कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वे ही वर्ड कहलाते हैं, पर ये जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो आपने देखा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वो वर्ड कहलाते हैं और वो जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आप देखेंगे कि लिपि का विकास जो है वो सबसे पहले चित्र लिपि के रूप में हुआ। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, कम से कम ये मान के चलिए 5-6 बार अब तक पूछा जा चुका है कि जो इसका विकास है वो किस प्रकार से हुआ। अभी लेटेस्ट जो है वो नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, 4 आप याद रखिए, चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। तो सबसे पहले चित्र, फिर इसके बाद प्रतीक उसका बनाया गया, फिर उसका भाव देखा गया, इसके बाद ध्वनि। तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ है लिपि का। और ध्वनि लिपि फिर 2 भागों में बटी है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक।
जो अक्षरात्मक ध्वनि है उसके अंतर्गत भारत की सारी लिपियाँ आती हैं, और जो वर्णात्मक है रोमन लिपि उसके अंतर्गत आती है। आगे आप देखेंगे भारत में जो 3 लिपियाँ प्रचलित हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। भारत में जो 3 लिपि प्रचलित है वो है सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तीनों का नाम याद रखिए, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं। सिंधु घाटी के प्राचीनतम नमूने जो हैं वो सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं। इसके बाद है डिरिंजर महोदय जो हैं वो सिंधु घाटी को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट या भाव ध्वनि मूलक लिपि कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है कि डिरिंजर महोदय क्या कहते हैं, सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट या भाव ध्वनि मूलक लिपि कहते हैं। आगे है सिंधु घाटी लिपि को ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी की लिपि है उसे किसने कितना माना है। तो ये याद रखिए, हंटर ने 253 माना है, हंटर 253, लैगडन 228 और गाइड योम स्मिथ 396। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, गाइड योम स्मिथ 2 लोग हैं तो इन्होंने सबसे ज़्यादा माना है 396। इसके बाद हंटर हैं 253 और लैगडन ने 228 सबसे कम माना है। तो इतनी जो है सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या मानी गई है। इसके बाद आ जाती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम जो नमूना है वो पश्चिमोत्तर भारत में शहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफ जई जिला में मिला है। मानसेरा जो कि पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। 2 जगह मिला है, शहबाजगढ़ी में और मानसेरा में। तो इसे आप याद रखिए। इसके बाद है खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का क्या मत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चीनी कोश फा वान सु लिन जो मानते हैं वो खरोष्ट नामक व्यक्ति से मानते हैं खरोष्ठी लिपि। राजबली पांडे खर यानी गधे के ओष्ठ के समान ये होती है, इसका जो वर्ड होता है इस प्रकार से उन्होंने माना है। और सुनीति चटर्जी ने खरो सोथ से खरोष्ठी माना है कि उससे खरोष्ठी बना है, खरोष्ठी शब्द। इसके बाद है खरोष्ठी की विशेषता जो है, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें संयुक्ताक्षर का सर्वथा अभाव है। इसमें 37 वर्ण है, 5 स्वर और 11 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं ब्राह्मी लिपि। इसके बाद आ जाता खरोष्ठी के बाद ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में, उसके नामकरण के संदर्भ में बहुत सारे मत हैं, लेकिन हम कुछ मतों को देखते हैं कि इसे कुछ लोग ब्रह्मा के द्वारा निर्मित बताते हैं, इसीलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी मानते हैं। ब्रह्म यानी वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई, जिसे वेद या ज्ञान को उल्लेख किया गया या उसे लिखा गया, उसके रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। आगे है ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई, क्योंकि ब्राह्मण का जैसे ब्राह्मण है वैसे ब्राह्मी है। चीनी विश्व को फास्वान सुलीन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी लिपि कहलाई, ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर। तो ये देख रहे हैं आप ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में कितने सारे मत प्रस्तुत किए हैं लोगों ने। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो है कि यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ये 2 मत और ज़्यादा प्रचलित हैं। इसके बाद है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं, जिससे आप देखेंगे कि एडवर्ड थॉमस है, वो कहते हैं कि मूल आविष्कारक इसके द्रविड़ हैं। जगत मोहन वर्मा कहते हैं कि चित्रलिपि से ये व्युत्पन्न हुई है। श्री आर श्याम शास्त्री कहते हैं कि सांकेतिक चिन्हों से भी उत्पन्न हुई है। राजबली पांडे वही कहते हैं कि सिंधु घाटी लिपि से विकसित हुई है। डाउसन, कनिंघम और लसन कहते हैं कि आर्यों की ये पुरानी चित्रलिपि से विकसित हुई है। भोलानाथ तिवारी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित मानते हैं ब्राह्मी लिपि को, भोलानाथ तिवारी। आगे है प्रोफेसर जो बुलर हैं वो
ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर मानते हैं, जिसमें 9 स्वर है और 32 व्यंजन है। प्रोफेसर बुलर ब्राह्मी लिपि में टोटल 41 अक्षर मानते हैं, 9 स्वर और 32 व्यंजन। 41 अक्षर और जो है आर्य भाषा में जो वैदिक संस्कृत की जो भाषाएं थी उसमें जो है किसने 41 अक्षर माना है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अभी अभी उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद ब्राह्मी लिपि को किस प्रकार से उसके विकास को दर्शाया जा सकता है उसको आप देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बटी है। सबसे पहला है दक्षिणी शैली और दूसरा है उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली, ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बटी है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। उत्तरी शैली के अंतर्गत इसका नाम है गुप्त लिपि, जो कि 4 और 5वीं सदी में, 4 से 5वीं सदी में इसका नाम गुप्त लिपि है। आगे इसका नाम सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि हो जाता है। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ती है, जिसका नाम है देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि 19वीं सदी में और शारदा लिपि 10वीं सदी में इसका नाम होता है। सिद्ध मातृका जो लिपि है उसको डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि का नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो सिद्ध मातृका लिपि है वो जब विकसित हुई है गुप्त लिपि, आगे सिद्ध मातृका लिपि कहलाई, कुटिल लिपि कहलाई। इसे डॉक्टर बुलर जो है वो न्यून कोणीय लिपि का नाम इन्होंने दिया है। इसके बाद बोध गया के अभिलेख में इसका नाम सिद्ध मातृका लिपि ही है, ये भी है। इसके बाद आप देवनागरी के विषय में देखेंगे कि देवनागरी जो लिपि है उसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि 6ठी सदी में कुटिल लिपि में विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। तो ब्राह्मी का आपने देख लिया कि किस प्रकार से वो बटी है, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ब्राह्मी, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। उत्तरी में गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी में विकसित हुई। इसके बाद आगे सिद्धि मातृका या कुटिल लिपि, फिर आगे ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। आगे आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि के विकास में विषय में अनेक जो मत हैं वो प्रचलित हैं। तो अनेक मत क्या इसके नाम के संदर्भ में प्रचलित हैं? पहला मत जो है वो है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी का विकास माना जाता है। तो जो नाग लिपि है उससे नागरी का विकास माना जाता है बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में। और कुछ लोग इसे नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी माना, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। वहीं पर पाटलिपुत्र को नागर अथवा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण इसका हुआ, कुछ विद्वान इस प्रकार से इसे मानते हैं। आगे है केसरी आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। वह यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हो गया। इसके बाद कुछ विद्वान मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या मानते हैं कि मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। इसके बाद आप देखेंगे कि देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं से 8वीं सदी के एक शिलालेख में इन्होंने किया है। उसमें सबसे पुराना जो इसका प्रयोग है देवनागरी लिपि का, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, इसे याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि देवनागरी का जो सबसे पहला प्रयोग है वो कहाँ मिलता है, तो वो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, जो कि 7वीं से 8वीं सदी का है। समय भी पूछ लिया जाता है कि किस समय मिलता है।
इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो खड़ी बोली है उसका अर्थ क्या है और किस विद्वान ने क्या अर्थ माना है। खड़ी बोली का जो अर्थ है वो सुनीति कुमार चटर्जी ने सीधी माना है। सुनीति कुमार चटर्जी सीधी बोली मानते हैं। खड़ी बोली का अर्थ कामता प्रसाद जो गुरु हैं वो कर्कश मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु कर्कश मानते हैं। अब्दुल हक गंवारू मानते हैं। इनको तो याद ही मत करें। गिलक्राइटिस मानक या परिनिष्ठित मानते हैं। गिलक्राइटिस मानक या परिनिष्ठित मानते हैं। किशोरीदास वाजपेयी खड़ी अथवा पाई से संबंधित मानते हैं। अन्य भाषा वैज्ञानिक खरी या शुद्ध मानते हैं। तो सुनीति कुमार चटर्जी सीधी, कामता प्रसाद गुरु कर्कश और अब्दुल जो हक हैं, अब्दुल हक ये तो उर्दू के पक्ष में रहे होंगे, तो खड़ी बोली को ये गंवारू भाषा कह रहे हैं। गिलक्राइटिस मानक या परिनिष्ठित मानते हैं। किशोरीदास वाजपेयी खड़ी यानी पाई के समान खड़ी से संबंधित ही मानते हैं। अन्य भाषा वैज्ञानिक इसे खरी या शुद्ध मानते हैं। आगे है देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। क्या विशिष्ट है इसमें, क्या विशिष्ट बातें हैं। तो देवनागरी लिपि जो है वो एक आक्षरिक लिपि है। देवनागरी में एक वर्ड के लिए एक ही ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि जो देवनागरी है वो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लिपि है। अच्छा, इसके सुधार के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, यहाँ से रिलेटेड आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी आप याद रखिए कि इसके सुधार के लिए क्या क्या प्रयत्न किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रयत्न किया गया है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है सन 1904 ईस्वी में। इन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फांट बनाया, जिसे तिलक फांट भी कहा जाता है, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। तो उन्होंने पहले कितने जो टाइपें थी, 1926 टाइपें थी, और इन्होंने 1904 ईस्वी में ही अपने पत्र केसरी के लिए उसकी छटाई कर दिया और 190 टाइपों का फांट बनाया, जिसे तिलक फांट के नाम से भी जाना जाता था। इसे बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। इसके बाद आगे देखेंगे आप कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी तैयार की। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ है। ये कथन इम्पॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ये तो पहला प्रयास किए थे, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद सावरकर बंधुओं ने जो आ की 12 खड़ी तैयार की, उसका उपयोग कहाँ हुआ, महात्मा गांधी जी के हरिजन सेवक में। इसके बाद आप देखेंगे सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर जो कि नासिक वर्ण है, उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव रखा कि जो पंचमा अक्षर है नासिक के वर्ण है ङा या ड़ा ना मा, इसके स्थान पर सीधा अनुस्वार का प्रयोग, अंक बिंदी का प्रयोग किया जाए। इसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर गोरखनाथ प्रसाद, जो डॉक्टर गोरख प्रसाद हैं, उन्होंने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने की तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा कि पहले मात्रा लिखो, फिर इसके बाद उसके दाहिने उसका पहले व्यंजन लिखो और फिर इसके बाद उसकी मात्रा लिखो, जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहा। श्रीनिवास दास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए। निवास दास ने क्या कहा कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह ऐसा लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए। आगे हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 24वें अधिवेशन में, इंदौर के 24वें अधिवेशन में 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का जब 24वां अधिवेशन था, उस समय महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। अब इसके बारे में आप देखेंगे कि नागरी लिपि सुधार समिति जो गठन किया गया, उसके संयोजक थे काका कालेलकर। सम्मेलन पे कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था, जिसमें से 14 सुधार को स्वीकार किया गया। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने
31 जुलाई 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति में कुल 9 बैठकें हुई। समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस समिति में कुल 9 बैठक हुई, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया और इसमें कुल 9 बैठकें हुई, जिसमें समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की? नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। ये इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश के द्वारा लिपि सुधार परिषद की बैठक की गई थी, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जो उस समय के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। आगे है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे आप देखेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1966 ईस्वी में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। इसी मंत्रालय की ओर से 1967 ईस्वी में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है आपका कि मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? 1966 में, और इसी मंत्रालय की ओर से हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 ईस्वी में। आगे है कि देवनागरी के विषय में सर आइजैक पिटमैन ने कहा है कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के ही अक्षर हैं। इसे भी आप याद रखिए। और ये प्रश्न अभी लेटेस्ट पूछा गया था, किसी एग्जाम में मैंने देखा था। अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित किया था। शायद ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। तो 1966 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण हुआ था। अब आप देखेंगे राजभाषा के विषय में, जो कि आपकी राजभाषा हिंदी है, आप सभी को पता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है। अब भाषाओं को देखेंगे। आपने देखा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है और 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। भाग 17 पूरा राजभाषा के लिए ही समर्पित है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो भाषाएं 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उसमें सबसे पहला है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। इसके बाद है मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये 22 भाषाएं हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मूल जो संविधान था उसमें सबसे पहले 14 भाषाएं थी। जो जब संविधान बना, जब राजभाषा लागू हुआ तो उस समय इसके जो भाषाएं इसके अंदर थी वो 14 भाषाएं थी। और 14 भाषाएं के बाद जो 8 भाषा है वो बाद में जोड़ी गई है। तो कब कब जोड़ी गई है ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संविधान में जब 21वां संशोधन किया गया 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। और इसको जोड़े जाने के बाद भाषाएं टोटल 15 हो गई। 14 थी, सिंधी जब जुड़ा तो 15 हो गई।
71वें संशोधन के बाद 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन सी? नमक याद रख लीजिए आप यहाँ पर कि 1992 में नमक याद रख लीजिए। नमक से क्या होगा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन में 1992 ईस्वी में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़े जाने पर 18 भाषा हो गई। इसके बाद 71 के बाद 92वें संशोधन के दौरान 2003 में इसमें अगला 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिससे अभी ये टोटल हो गई 22 भाषा। तो ये हो गई आपके संवैधानिक जो बंद है। आगे आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद हैं उसमें क्या क्या संबंधी उपबंध। अब आप इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में क्या चीज़ें कही गई हैं, किन किन अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अभी आपने देखा कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि किस किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं और इसके बाद कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। तो पहले आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17, इसमें जो है राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का जो शीर्षक है वो राजभाषा ही है, क्योंकि इसमें जो आपके 343 से 351 अनुच्छेद हैं, इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। तो इसमें 4 अध्याय हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 1 और 2 और 210 में, जिनमें संसद एवं विधानमंडल की भाषाओं संबंधी विवरण दिया गया है। तो इसके अलावा भी 120 का 1 और 2 अनुच्छेद और 210 अनुच्छेद, इसमें भी राजभाषा संबंधी नियम दिए गए हैं। तो आप 120 का 1 और 120 का 2 आप देखेंगे कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 120 के 1 में क्या कहा गया और 102 में। 120 में क्या कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। तो हिंदी और अंग्रेजी में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जैसे इलिटरेट हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, तो अपने स्थानीय लैंग्वेज को ही बोलता है। तो अगर उसको लैंग्वेज नहीं पता होगा, मान लीजिए उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा किसी भी ज़रूरत के लिए या संसद में, तो वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी ही बोली जा सकती। तो वो व्यक्ति अपने विचार को कैसे प्रस्तुत करेगा, उसके लिए 120 के 1 में उपबंध किया गया है कि वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, स्थानीय लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सकता है। अब 120 के 2 में क्या बताया गया है उसके विषय में हम देखेंगे। इसमें है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में, मतलब ये अंग्रेजी में रहेगा, शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। यानी 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ऐसा हो कि जैसे अंग्रेजी का लोप कर दिया गया है, इस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 210 में है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य जो है वो राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी भी में विचार प्रकट नहीं कर सकता। यानी अगर वो अंग्रेजी और जो आपकी राजभाषा हिंदी है उसमें किसी में भी अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकता, अपने विचार को प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो वो किसी भी
लैंग्वेज में बोल सकता है। ये कहाँ पर, ये सुविधा कहाँ पर है? इसके पहले जो था वो संसद की बात थी, अभी क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसा कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 343 में क्या है। अनुच्छेद 343 में आप देखेंगे कि राजभाषा जो है वो हिंदी के विषय में बताया गया है, लिपि देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंक के विषय में कहा गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 343, उसमें जो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो देवनागरी है वो रहेगी, और इसके अतिरिक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग 15 वर्षों के लिए किया जाएगा, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वो 15 वर्षों तक चलता रहेगा। इसके बाद है अनुच्छेद 344 में है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो राष्ट्रपति है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा, और उसमें ये बताएगा कि ये जो भाषा है उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, ये सभी मतलब जो भी उसके कार्य क्षेत्र होंगे वो बताया जाएगा। तो राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। यहाँ से आप बहुत संक्षेप में चीज़ों को समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। इसके बाद 345 अनुच्छेद 345 में है कि जो राज्य है वो अपने राजभाषा को चयन करने का अधिकार रखता है, अन्यथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो अनुच्छेद 345 में है कि किसी भी जो राज्य का विधानमंडल है या विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं को हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा, चाहे वो अपने यहाँ का स्थानीय लैंग्वेज प्रयोग करे या फिर हिंदी। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। इसके बाद है 346 में संघ द्वारा निर्धारित भाषा का एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की राजभाषा। इसमें बताया गया है 346 में, अनुच्छेद 346 में कि संघ द्वारा निर्धारित जो भाषा है उसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी राजभाषा जो आपका हिंदी है, अन्यथा एक राज्य अगर दूसरे राज्य से कुछ भी पत्र व्यवहार करता है तो वो राजभाषा में कर सकता है या फिर अपने स्थानीय भाषा में भी प्रयोग कर सकता है, और अगर इन सब का प्रयोग ना हो पाया तो वो अंग्रेजी का प्रयोग यथावत बना रहेगा। इसके बाद है अनुच्छेद 347 के विषय में। अनुच्छेद जो 347 है उसमें है कि राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उस और दूसरी भाषा के रूप में उसको मान्यता मिलेगी, यानी जो राज्य की जनसंख्या है उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है, जो वहाँ की किसी भी राज्य की जो जनसंख्या उसके द्वारा जो स्थानीय भाषा बोली जाती है उसे राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त रहेगा, और राज्य के जो जनसंख्या है उसकी मांग पर राष्ट्रपति की अनुमति से उसको दूसरी भाषा घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद जो 347 है उसमें किसी भी राज्य के अंदर जो स्थानीय भाषा बोली जा रही है, अगर वहाँ के समझ लीजिए लोग हैं, जो वहाँ की जनसंख्या है उसकी मांग पर राष्ट्रपति की अनुमति से उसे दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 348। इसमें है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है उसमें सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके बाद है अनुच्छेद 349। इसमें है कि भाषा संबंधी विधेयक या संशोधन जो भी कुछ किया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। कुछ भी राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक, कोई भी संशोधन बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कुछ नहीं होगा। तो राष्ट्रपति की मंजूरी सबसे पहले जरूरी है, तब इसके बाद भाषा संबंधी विधेयक संशोधन कुछ भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति यह पूर्व मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिशों या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगा। इसके बाद अनुच्छेद 350 है जिसमें है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, और जो उनके यहाँ के बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो मातृभाषा में करवा सकते हैं।
इसके बाद अनुच्छेद 351 है, उसमें ये बताया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है वो संघ और राज्यों के द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल शब्दों में, एकदम सटीक शब्दों में आपने देखा। और अनुच्छेद 351 का प्रश्न अभी लेटेस्ट जो है आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है किस अनुच्छेद में है। तो इसे आपने यहाँ से देखा कि किस में है, अनुच्छेद 351 में है। इसके बाद आप देखेंगे कि हिंदी की प्रगति के लिए 1950 के बाद कौन कौन सा कार्य किया गया है, उसे भी आप यहाँ से देखते हुए चलिए। इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में टोटल 21 सदस्य थे। तो यहाँ से ये आपने देखा कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था जिसमें 21 सदस्य थे। इसके बाद राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। ये राजभाषा है। इसके बाद है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया था। इसके बाद है संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। तो वो कौन कौन से अस्थायी आयोग हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से देखिए कि राजभाषा विधायी आयोग जो कि 1961 में बना और इसका मंत्रालय विधि मंत्रालय है। और इसके अलावा एक और आयोग जो बनाया गया वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी 1961 में बना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये भी बनाया गया। इसके बाद है सन 1976 ईस्वी में राजभाषा यानी विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया था। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उनको आप देख लीजिए। राजभाषा अधिनियम जो बनाया गया 1963 में, 1967 में इसे संशोधित किया गया। इसके बाद राजभाषा संकल्प 1968 में, राजभाषा संकल्प जो है 1968 में, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 ईस्वी में, और राजभाषा जो नियम है ये बनाया गया 1976 ईस्वी में। और राजभाषा अधिनियम जो है उसमें 1963 ईस्वी में कुल 9 धाराएं थी और 12 नियम थे। 9 धाराएं और 12 नियम राजभाषा अधिनियम में। तो ये आपको पता चल गया कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा संकल्प, प्राधिकृत पाठ अधिनियम, राजभाषा नियम ये कब कब बनाए गए। और जो 2 आयोग बनाए गए थे, राजभाषा आयोग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसे भी आपको पता चल गया होगा कि कब बना, 1961 ईस्वी में। और राजभाषा विधायी आयोग जो है उसका मंत्रालय विधि मंत्रालय है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली जो आयोग है उसका मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन कौन से आयोग बने थे और कौन कौन सा अधिनियम किस किस वर्ष आया। राजभाषा अधिनियम में कुल कितने नियम हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें 12 नियम हैं, ये भी आप याद रखिए। और इसका समय 1963 ईस्वी है। इसमें कुल 9 धाराएं हैं। अब थोड़ा सा जो आपके व्याकरण से रिलेटेड, आपके मीन्स स्वर और व्यंजन से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरा व्याकरण तो कराया नहीं जा सकता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसे ही बताया जा रहा। तो व्याकरण में आप देखेंगे कि जो व्यंजन है उसको हम 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर, किस प्रकार से हम उसकी जो ध्वनि निकलती है किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है, इसके आधार पर उसको जो वर्गीकृत किया जाता है उसके द्वारा देखेंगे। इसके बाद हम प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार से, पहला बाह्य प्रयत्न के आधार पर, दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो हम देखते हैं कि जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर है वो आघोष, साघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इतने में जो आपका प्रयत्न के आधार पर है वो वर्ड जो है, व्यंजन जो है बटे होते हैं। इसमें आप किस प्रकार से
अघोष कौन कौन से वर्ड हैं, सघोष कौन कौन से वर्ड हैं, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, ये देखेंगे। तो जो आघोष है वो आपके जो वर्णमाला है उसका प्रथम और द्वितीय अक्षर आघोष है, और सघोष जो है वो तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर है। बस इतना याद रखेंगे, आपको आघोष सघोष में कभी दिक्कत नहीं आएगा। और अल्प प्राण जो है वो अल्प प्राण जो है जिसमें मुंह से हवा बहुत थोड़ी सी निकलती हो, जैसे का, और जब आप खा कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसे महाप्राण कहा जाता है। तो का और खा यानी पहला जो वर्ड है वो आपका पहला, तृतीय और पांचवा ये तीनों अल्प प्राण है, और जो दूसरा है चौथा वर्ड है ये महाप्राण है। इसके बाद आप देखेंगे कि आघोष और कौन कौन से वर्ड होते हैं। आघोष वर्ड होते हैं शा, शा और मूर्धन्य सा, सा। सघोष होते हैं या, रा, ला, वा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। और सभी स्वर जो हैं वो सघोष हैं। इसके बाद आप देखेंगे अल्प प्राण जो है वो अंतस्थ जो व्यंजन है यानी या, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण है, और सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और महाप्राण ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगे आप देखेंगे, आपने पहले देखा बाह्य प्रत्यय के आधार पर, अब इसके बाद आप देख रहे हैं अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर। तो स्पर्श व्यंजन जो भी आपके व्यंजन हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, क्योंकि जब भी आप इनको बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वो आपके तालू से कुछ ना कुछ जरूर टच करेगी। तो स्पर्श व्यंजन इन्हें इसीलिए कहा जाता है। तो आपके स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ जो व्यंजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अंतस्थ जो व्यंजन है वो या, रा, ला, वा है। उसमें व्यंजन है सा, स, ह, यानी सा मूर्धन्य सा, स, ह। अर्धस्वर है या, वा, ये अर्धस्वर है या, वा। पार्श्विक जो व्यंजन है ये प्रश्न पार्श्विक और लुंठित ये दोनों स्वर जो है अभी हाल ही में जो नेट का एग्जाम हुआ उस पर पूछा गया था। तो पार्श्विक व्यंजन है ला, और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है रा। अनुनासिक जो व्यंजन है वो प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो 5 वर्ड है ङा, ञा, ड़ा, ना, मा, ये सभी अनुनासिक व्यंजन है। इसके बाद आप देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर जो व्यंजन है। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर जो व्यंजन है उसका नाम है, आप देखेंगे सबसे पहले कंठ से तालु यानी कंठ जो ध्वनि है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, इसे आप देखेंगे। और नासिक के तो कंठ से जो बोला जाता है उसे आप सबसे पहले देखेंगे का वर्ग। का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो कंठ से, का, ख, ग, घ, अंगा, हा भी इसमें आएगा, का, ख, ग, घ, अंगा, ह, आ, ये सभी कंठ हैं। तालव्य आप ध्यान से सुनेंगे, हमारे साथ उच्चारण करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तालव्य क्या है, जो चा वर्ग है पूरा वो है, और या है और शा है, और इसके बाद ई, ये सब तालव्य हैं। तो चा वर्ग के पूरे अक्षर या, शा, ई, यानी स्वर में ई, ये तालव्य हैं। मूर्धन्य यानी जो आपके मूर्धन्य टा वर्ग, टा जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ टच हो रहा है। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और ङा, अढ़ा, सा, मूर्धन्य सा, रा, री, ये सभी मूर्धन्य हैं। इसके बाद है दंत का प्रयोग कहाँ से आपको किया जा रहा है, कहाँ से आप दंत का प्रयोग कर रहे हैं ये आप देखेंगे। तो दंत का प्रयोग पूरा ता वर्ग के लिए किया जाता है, ता, थ, द, ध, न और ला और सा के लिए, ये दंत वर्ड हैं। इसके बाद ओष्ठ से आप क्या बोलते हैं, पा वर्ग पूरा, पा वर्ग की जो ध्वनि है वो ओष्ठ से है, पा, फा, बा, भा, मा और उ। इसके बाद आ जाता है कंठ तालव्य, इसमें 2 स्वर आते हैं ए, और दंतोष्ठ से वा, दंतोष्ठ से वा शब्द, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि दंतोष्ठ इन दोनों से मिलकर जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण निकलता वो वा का। इसके बाद है कंठोष्ठ से ओ, औ, ये जो है स्वर।
इसके बाद नासिक की जो व्यंजन है वो ङ, य, ड़, न, म। तो इस प्रकार से ये आपके व्यंजन जो भी उच्चारण के स्थान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको पता चल गया होगा कि किस वर्ड का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा महाप्राण व्यंजन है, कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, अघोष, सघोष, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पार्श्विक, लुंठित, ये सभी आपको पता चल गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपने इसे पूरा देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि भाषा विज्ञान का कोई कोना छूटा नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें पूरा कंप्लीट कराया गया है। कुछ एक चीज़ में भले कहीं छूट गई हो, नहीं तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको भाषा विज्ञान का सिर्फ एक वीडियो से आपको पूरा मिल गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा या इसमें और क्या संशोधन करना चाहिए, आपको और किस तरीके से समझाना चाहिए, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।